Hello students, Science era Digital Classroom Platform once again welcome you। और आज की जो बातें हैं चैप्टर नंबर 5 की, जैसा कि आपको पता ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर अपनी आखिरी की ओर अग्रसर। क्या बातें आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगी, वो बातें हैं सेल से संबंधित। विद्युत सेल क्या होता है, उससे संबंधित हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अब तक यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से किसी चालक पदार्थ पर बाहरी विद्युत क्षेत्र का आरोपण किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी दिशा विशेष में अपवहित होते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत क्षेत्र पैदा कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र को पैदा करने वाली युक्ति कौन है और उससे संबंधित कौन कौन भौतिक राशियाँ परिभाषित हो रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार जो विद्युत युक्ति होती है उसको हम सेल बोलते हैं। और सेल से संबंधित क्या क्या बातें सीखनी हैं, उनमें मोटे मोटे तौर पर तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि सेल की डेफिनेशन को हम समझने वाले हैं कि सेल को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, सेल का फिजिक्स देखने वाले हैं। साथ ही सेल से संबंधित 3 और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको E से दर्शाएंगे हम लोग। दूसरी जो भौतिक राशि परिभाषित कर रहे हैं वो है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता जिसको हम V से दिखाएंगे, जिसका निरूपण किससे किया जाएगा, V से। और चौथी जो राशि है वो है सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसको हम स्मॉल r से दिखाएंगे। तो विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल की डेफिनेशन के पीछे 2 तरह के तर्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो विद्युत सेल की उपयोगिता के आधार पर इसकी डेफिनेशन को दिया जा सकता है, दूसरा ऊर्जा रूपांतरण के नज़रिए से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। तो यदि हम उपयोगिता के आधार पर विद्युत सेल को परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है। युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है। यानी यदि आपको विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करना है, नियत रेट पे ऊर्जा की सप्लाई करते रहना है, आप चाहें कि आवेश का प्रवाह सतत रूप से होता रहे, तो ऐसा काम जिसके द्वारा किया जाएगा उसको हम सेल कहेंगे। तो सेल का पहला डेफिनेशन इसके यूज से आया कि सेल वो युक्ति है जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है। दूसरा डेफिनेशन जो है ये तो आया इसके यूज से, उपयोगिता से। दूसरा डेफिनेशन आएगा एनर्जी कन्वर्जेशन से कि ऊर्जा का रूपांतरण होने में सेल किस हिसाब से रोल प्ले कर रहा है। तो सेल एक ऐसी युक्ति के तौर पर देखा जा सकता है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में तब्दील करें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करें। रासायनिक ऊर्जा गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो युक्ति जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उस कन्वर्जन डिवाइस को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल का यदि आप चित्र देखना चाहें, सेल का संगठन देखना चाहें, इसकी व्यवस्था देखनी चाहें कि क्या होता है सेल के अंदर, किस तरह से सेल का डिजाइन होता है, तो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं मोटे मोटे तौर पर बच्चों, वो होते हैं एक तो विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये एक तरह का आयनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये, एक तरह का आयनिक सॉल्यूशन। तो सेल में विद्युत अपघट्य होता है और उस विद्युत अपघट्य में 2 धातु की छड़ें डूबी रहती है, मेटल रोड डूबी हुई है। एक रोड
ये है और एक रॉड है ये। इनमें से एक धातु की रॉड तो इस विद्युत अपघट्य के साथ ऑक्सीडेशन टाइप का केमिकल रिएक्शन करती है और दूसरी वाली रॉड जो है वो विद्युत अपघट्य के साथ रिडक्शन टाइप का केमिकल रिएक्शन करती है। यानी जब हम इन दोनों तरह की छड़ों को, जो कि दो अलग अलग मेटल से बना हुआ है, हो सकता है एक जिंक से बना हुआ हो, एक कॉपर से बना हुआ हो, उस हिसाब से हो सकता है कोई दूसरा मैग्नीशियम वगैरह का भी बना हुआ हो, तो मेटल की छड़ एक का नाम P हम दे रहे हैं और एक का नाम N दे रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और N फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी इन धात्विक छड़ों को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक P इलेक्ट्रोड है और एक N इलेक्ट्रोड है। P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो विद्युत अपघट्य के साथ रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं और जब इनको किसी वायर की मदद से सर्किट को कंप्लीट करके दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो ये बाहर का जो सर्किट है, इस सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वायर का कितना है, कैपिटल R। तो सेल के यदि स्ट्रक्चर की बात करें, सेल के कंपोनेंट्स की बात करें, अवयव की बात करें, तो जो नए शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं वो केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं, अब नए नहीं रहे। एक तो है इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य ये वो विलयन है जिसमें धात्विक छड़ें डूबी हुई हैं। दूसरा नया शब्द जो आपको मिल रहा है विद्युत अपघट्य क्या है, आयनिक सॉल्यूशन, IS, आयनिक विलयन। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड हैं यहाँ दो, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव। और इन दोनों पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो दो टाइप्स की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचन। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और दूसरा जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब कौन एनोड बनता है और कौन कैथोड बनता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन मेटल को इलेक्ट्रोड बनाने के लिए छड़ों के तौर पर प्रयोग किया है। कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने छड़ें ली है और वो छड़ें जिन मटेरियल से बनी हुई है, जिन मेटल से बनी हुई है, उनका केमिकल सीरीज़ में कौन सा स्थान है, ऊपर है कि नीचे है, उस हिसाब से। तो यहाँ हम P को एनोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं और N को क्या कर रहे हैं, कैथोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या कहानी है, ये तो स्ट्रक्चर की कहानी हुई। होगा क्या, मैकेनिज्म क्या है, यानी सेल किस तरह से वर्क करता है। तो सेल के लिए दो दशाएं हैं, एक तो ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट, बंद परिपथ और खुला परिपथ। सेल दो अवस्थाओं में हो सकता है। खुला परिपथ अवस्था में ये सेल की क्या है, अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं। खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुले परिपथ का मतलब क्या है कि आपके पास सेल हैं, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड्स हैं। एक P टाइप का इलेक्ट्रोड है और एक N टाइप का इलेक्ट्रोड है और ये किसी बाहरी तार से या किसी बाहरी परिपथ से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट का मतलब है कि आपके पास ये शेल हैं और ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं। ये P टाइप का है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये N टाइप का है और आपने क्या कर रखा है, इनको बाहरी सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। यानी मान लो हो सकता है एकदम बिल्कुल सरल तरीके से कहा जाए तो कोई बाहर से तार इनको
जोड़ रखा है। तो जैसे ही आप बाहर तार जोड़ रहे होते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, यानी यहाँ पर I जो है वो नॉन जीरो है, करंट फ्लो होगा सॉरी, और यहाँ पर इस दशा में I फ्लो नहीं हो रहा, I का वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। जब इस दशा में आपका सेल होता है तो इस इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के किसी बिंदु A के मध्य विभवांतर होता है। इलेक्ट्रोड, मैं इस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, माना इलेक्ट्रोड P व विद्युत अपघट्य के किसी स्थान विशेष या बिंदु विशेष, जगह विशेष, बिंदु विशेष A के मध्य विभवांतर V प्लस है जो कि ग्रेटर देन जीरो है। देखो क्या होता है, क्योंकि P टाइप के इलेक्ट्रोड, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड हो, दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एक पे रिडक्शन होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा तो P टाइप का इलेक्ट्रोड जो है वो विद्युत अपघट्य की बजाय अधिक विभव पर होता है, वहीं N टाइप का जो इलेक्ट्रोड है वो विद्युत अपघट्य की बजाय अधिक विभव पर होता है। यानी यदि आप विद्युत अपघट्य के विभव और P टाइप के इलेक्ट्रोड के मध्य के विभव का तुलना करें तो इन दोनों के विभव में अंतर होता है, और उस अंतर को मैं किससे दिखा रहा हूँ, V प्लस से दिखा रहा हूँ, जो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये V प्लस क्या है वास्तव में, ये V प्लस है इसका विभव, यानी P इलेक्ट्रॉन का विभव माइनस बिंदु A का विभव। इस विभवांतर को मैं क्या बोल रहा हूँ, V प्लस बोल रहा हूँ। इसी प्रकार मच द सेम वे, इसी प्रकार इलेक्ट्रोड N व विद्युत अपघट्य के किसी बिंदु विशेष, विद्युत अपघट्य के किसी बिंदु विशेष, मान लीजिए इसके नज़दीक कोई बिंदु है B, तो B के मध्य विभवांतर, इनके मध्य भी विभवांतर होता है। और यदि ये कैथोड है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यदि ये हैं तो इसका विभव विद्युत अपघट्य के B बिंदु पर विभव की तुलना में ऋणात्मक होता है, कम होता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, V नेगेटिव है। यानी N इलेक्ट्रोड व B बिंदु के मध्य के विभवांतर को मैं क्या बोल रहा हूँ, V माइनस, जो कि क्या है, लेस देन जीरो है। और आपकी जानकारी के लिए V माइनस किसको लिख रहा हूँ मैं, VB माइनस VN, B बिंदु व N बिंदु के मध्य के विभवांतर को। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है आपका सेकंड इक्वेशन। ये कहानी कब की है, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। और जब तक सर्किट ओपन रहेगा तब तक एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जब तक सर्किट आपका ओपन है उस दशा में, आप इसको चाहें तो नोट कर लें, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, धातव्य है, यानी ध्यान रहें, दातव्य है कि खुला परिपथ की दशा में, खुला परिपथ की दशा में, इन द केस ऑफ ओपन सर्किट, विद्युत अपघट्य के प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत अपघट्य के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है। विभव क्या रहता है, नियत रहता है, बराबर रहता है। यानी जब तक ओपन सर्किट है, ओपन CKT है,
तब तक वी ए और वी बी का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसको मैं एज ए रेफरेंस क्या बोल सकता हूँ, कुछ ही बोल दो आप, चाहे तो इसको रेफरेंस 0 ले सकते हैं या फिर कुछ और बोल सकते हैं, वी रेफरेंस वी आर बोल सकते हैं। तो इस दशा में P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर कितना होगा। इस दशा में P इलेक्ट्रोड व N इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर कितना होगा, यानी VPN क्या होगा। तो VPN विभवांतर मतलब VP माइनस VN, सॉरी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, यहाँ PN की बजाय V पॉजिटिव और नेगेटिव। तो V पॉजिटिव टर्मिनल और V नेगेटिव टर्मिनल के बीच का विभवांतर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं। V प्लस की जगह मैं VP माइनस VA लिख सकता हूँ, VP माइनस VA, और VA को VR लिख सकते हैं, तो VR माइनस V माइनस को क्या लिख सकता हूँ, VB माइनस VN, और VB को मैं VR लिख सकता हूँ, VR माइनस VN। और इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो V प्लस माइनस यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, VP माइनस VR माइनस VR और प्लस VN। और जब आप रेफरेंस पोटेंशियल VR आप 0 लेंगे तो V प्लस माइनस क्या हो जाएगा, VP और प्लस VN। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम कि सर्किट की दो अवस्थाएं हो सकती है। सर्किट ओपन हो सकता है, यानी जब इलेक्ट्रोड किसी बाहरी परिपथ से नहीं जुड़े हुए हो, और जब इलेक्ट्रोड किसी बाहरी परिपथ से जुड़े हुए हो। जब सर्किट आपका बाहरी परिपथ से नहीं जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है इन जनरल केस, तब प्रत्येक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य कुछ ना कुछ विभव में फ़र्क जरूर होता है, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। यदि आप जनरल केस की बात करें तो P टाइप के इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बिंदु A के मध्य विभवांतर रहता है, जिसको मैंने V प्लस बोल दिया, और वो V प्लस क्या होगा, VP माइनस VA होगा। ऐसे ही N इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के B बिंदु के बीच में भी विभवांतर रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि P टाइप के इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्य के विभव से ज़्यादा होता है, वहीं N इलेक्ट्रोड का विभव विद्युत अपघट्य के B बिंदु से विभव से कम होता है। लेकिन विभव में अंतर तो होता है, वो अंतर कितना है वही लिखा मैंने। माना इलेक्ट्रोड P व विद्युत अपघट्य के किसी बिंदु विशेष A के मध्य विभवांतर V प्लस है और वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि VP का मान VA से ज़्यादा है, तो V प्लस हमारे हिसाब से होगा कितना, VP माइनस VA। इसी प्रकार N इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के किसी बिंदु विशेष B के मध्य विभवांतर मान लीजिए कितना है, V माइनस, वो V माइनस कितना होगा, VB माइनस VN। यदि मैं ये जानना चाहूँ कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कितना डिफरेंस, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के मध्य कितना डिफरेंस है, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों का विभवांतर कितना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। लेकिन जो बात आपको नोट करनी है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि जब तक सेल बाहरी परिपथ को विद्युत धारा नहीं दे रहा है, यानी बाहरी परिपथ का हिस्सा नहीं है, यानी टर्मिनल्स बाहरी परिपथ से नहीं जुड़े हुए हैं, तब तक विद्युत अपघट्य के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और उस दशा में यानी ओपन सर्किट की दशा में A और B बिंदु का विभव क्या होगा, बराबर होगा, VA बराबर VB।
और उसको आप रेफरेंस पोटेंशियल मान सकते हैं, जिसको मैं VR लिख रहा हूँ। तो इस दशा में यदि आप P इलेक्ट्रोड और N इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर कैलकुलेट करोगे V प्लस और V माइनस, तो आप बड़ी इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? V प्लस माइनस V माइनस लिख करके, और V प्लस कितना है? Vp माइनस V है, तो मैंने वही लिखा Vp माइनस V है, लेकिन Va की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? VR लिख सकता हूँ। फिर माइनस V माइनस क्या है? Vb माइनस Vn, और Vb की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? VR, तो माइनस VR, और वो सॉल्व होकर के क्या हो गया? प्लस Vn, यानी V प्लस माइनस क्या आ रहा है आपका? दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का जोड़। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि आपके पास कोई सेल 5 वोल्ट का है, कोई सेल कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट का। अभी ये ओपन डायरेक्शन में है, तो 5 वोल्ट के होने का मतलब इसकी विभव तो +5 है और इसकी विभव -5 है, तो इनमें डिफरेंस कितना है? इनमें डिफरेंस है 10 का। 5 माइनस 5 यानी कितना हो गया? 10। कैसे आया? एक तरह से यदि आप देखो तो इसके परिमाण और इसके परिमाण को जोड़ करके इसका Vp पॉजिटिव है और उसका Vn इन दोनों के डायरेक्ट ऐड से, यानी विभवांतर 5 वोल्ट बैटरी वाली का कितना होता है? 10 वोल्ट। ऐसे ही विभवांतर Vp और Vn इलेक्ट्रोड के विभव यदि Vp और Vn हो तो कितना होगा? Vp प्लस Vn। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते वक्त जो बात काम में आई है वो आया है VR को कितना करना? 0 करना। V रेफरेंस कितना है? 0 है। क्या इस बात को आप समझ गए? और समझ गए तो हम आगे की बात करते हैं। बहुत क्या है, ये मिटा रहे हैं हम। तो क्या देखा हमने कि विद्युत सेल को कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विद्युत वाहक बल, EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका शाब्दिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, मोटिव फॉर मोटिवेशन, जो देता हो, जो मोटिव करे, और फोर्स का मतलब तो है ही फोर्स से समझते ही हो, फोर्स मीन्स फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अपवाहित होने के लिए मोटिवेशन दे, जो इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपवाहित होने के लिए बल पैदा करें, उस विभव का नाम क्या है? EMF है। यहाँ बल टर्म जरूर है, लेकिन EMF जिसको हम E से दिखा रहे हैं वो बल नहीं है, बल्कि वो विभवांतर या विभव है। बल ऐतिहासिक कारणों से नाम है, बल तब नाम पड़ गया इसका जब इस घटना को पूरी तरह से नहीं समझा गया। तो हम डिफाइन करने वाले हैं कि किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये जो बात आपने लिखा है V प्लस माइनस, यही वास्तव में विद्युत वाहक बल है। यानी विद्युत वाहक बल को आप डिफाइन करना चाहें तो विद्युत वाहक बल किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर होता है जब सेल खुले परिपथ में हो।
खुले परिपथ की दशा में हो। यानी सेल के खुले परिपथ की दशा में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य मापे गए विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही टर्मिनल वोल्टता क्या है? टर्मिनल वोल्टता ये भी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ही होता है। यहां तक तो लाइन सेम है। कैसे? सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर होता है जब, यहाँ पिक्चर चेंज हो गई, जब सेल बंद परिपथ में हो। जब सेल किस में हो? बंद परिपथ में हो। यानी विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता दोनों ही वोल्टेज डिफरेंस है, दोनों ही इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन विद्युत वाहक बल तो इलेक्ट्रोडों के मध्य मापा गया वह विभवांतर है जब दोनों इलेक्ट्रोड फ्री हो, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जुड़े हुए हो, विद्युत धारा का चालन में योगदान नहीं हो उस वक्त उनका। और टर्मिनल वोल्टता उन इलेक्ट्रोडों के मध्य मापा गया वह विभवांतर है जब सर्किट कंप्लीट हो रहा हो। यानी इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ़र्क ही इनको विशेष बनाता है। फ़र्क क्या है, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझना निहायती तौर पर ज़रूरी है। ये सेल का पी इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस में डूबा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट में। ओपन कंडीशन है ये, ओपन सर्किट कंडीशन। इस वक्त P और N के मध्य यदि आप वोल्टेज डिफरेंस मापोगे डेल्टा V ओपन केस में, तब इसको हम क्या कहेंगे? EMF कहेंगे। और जैसे ही आपने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बाहरी विद्युत क्षेत्र बाहरी परिपथ से कनेक्ट कर दिया, मान लो सरल तौर पर बाहरी तार से कनेक्ट कर दिया, ये P इलेक्ट्रोड और ये N इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में ये डूबा हुआ है। अब क्या होने लगेगा? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। और विद्युत धारा का प्रवाह यदि हो रहा है तो सर्किट के बाहर, यानी सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, उधर हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, आउटसाइड द सेल क्या होगा? करंट P इलेक्ट्रोड से N इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होगा। और करंट की दिशा इलेक्ट्रॉनों के अपवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो N से P की ओर प्रवाहित होंगे। और सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक कि बीच में कोई टूटाव ठीक नहीं हो। विद्युत धारा यदि सर्किट में फ्लो हो रही है, इसका मतलब विद्युत धारा इससे यहाँ पे भी हो रहा है। यानी इनसाइड द सेल क्या कहानी होगी? इनसाइड द सेल करंट जो है वो N इलेक्ट्रोड से P इलेक्ट्रोड की ओर बहेगा और इलेक्ट्रॉन P इलेक्ट्रोड से N इलेक्ट्रोड की ओर बहेंगे। यानी सेल के बाहर विद्युत धारा की दिशा और सेल के भीतर विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी विद्युत धारा की दिशा सेल के अंदर क्या है? कैथोड से एनोड की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड से कैथोड की ओर अपवाहित हो रहे हैं। कब? जब सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज। और इस दशा में जब आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के मध्य का वोल्टेज डिफरेंस आप मापोगे कि इन दोनों के मध्य का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा V यदि आप मेजर करेंगे क्लोज्ड कंडीशन में, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। VT से, या हम V से दिखा रहे हैं, VT या V।
और ये जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो विद्युत वाहक बल से कम होगा। सामान्यतः VT इज लेस देन EMF। क्यों कम होगा? क्योंकि बैटरी का जो ये तो टोटल पोटेंशियल है, टोटल कैपेबिलिटी है कि कितनी क्षमता का ये है, कितना विभवांतर ये पैदा कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को अपवाहित करने के लिए। इसकी क्षमता में कमी आ जाएगा जैसे ही विद्युत धारा स्टार्ट होगी, यानी जैसे ही इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि 10 वाली 10 की तरह बिहेव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अंदर ये जो कहानी हो रही है सेल के, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में पहुँचने के दरमियान विद्युत अपघट्टे के आयनों से टकराते हुए गुजरना पड़ रहा है। यानी ये सेल का जो विद्युत अपघट्टे हैं वो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह को प्रतिरोध दे रहा है। क्लोज सर्किट कंडीशन में सेल का विद्युत अपघट्टे यहाँ इलेक्ट्रॉन की बजाय आवेश वाहक कौन है? आयन। तो सेल का विद्युत अपघट्टे आयनों के अपवाह में प्रतिरोध पैदा करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। जिसे सेल का क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। और इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के लिए, या आप ऐसे कहें, इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभवपात होता है। विभवपात, जिसको आप पोटेंशियल ड्रॉप बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये कहानी आपको समझनी है। क्या कहानी है? सर्किट ओपन है, तो ओपन सर्किट के केस में इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर भी होगा। सेल के बाहर आवेश वाहक कौन है? चार्ज कैरियर। आवेश को कौन कैरी कर रहे हैं? Outside the cell, charge carriers are electrons. सेल के बाहर आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और सेल के भीतर आवेश वाहक कौन है? आयन। तो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह होने में भी प्रतिरोध का सामना होगा। कौन देगा? तार जिस पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है उस पदार्थ के कंपनशील आयन या उदासीन परमाणु, उस प्रतिरोध को मैंने कैपिटल R दिखा रखा है। तो विपरीत दिशा में धारा तो सेल के अंदर भी प्रवाहित हो रही है, ऐसे तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं। यानी सेल के भीतर भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी आयनों की मदद से आयन प्रवाहित हो रहे हैं। आयन विद्युत धारा को बनाए रखे हुए हैं। और आयन जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, आयन जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो वो विद्युत अपघट्टे के में से होकर के निकलेंगे। और विद्युत अपघट्टे में से होकर के निकलेंगे तो विद्युत अपघट्टे के जो आयन है, यानी जो विलयन है, वो उन आयनों को क्या आसानी से फ्लो होने देगा? नहीं, प्रतिरोध पैदा करेगा। उस प्रतिरोध को, यानी सेल के विद्युत अपघट्टे के द्वारा आयनों के अपवाह में पैदा किया गया प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा तो परिपथ में जहाँ जहाँ प्रतिरोध होता है वहाँ वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। गोल्डन लाइन से ये विद्युत परिपथ में जहाँ जहाँ प्रतिरोध है वहाँ वहाँ
धारा के गुजरने से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल में गिरावट आएगी। जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। V बराबर आई आर के रिलेशन से, ये मैं मिटा रहा हूँ। ओम का नियम क्या कहता है, यहाँ पर क्या दशा हो रही है आप देख रहे हैं, क्लोज सर्किट के केस को यदि आप एनालाइज करें तो इस तरह का सीन बन रहा है। ये कैपिटल R बाहरी प्रतिरोध है और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और यहाँ लगा हुआ है बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये P इलेक्ट्रोड है, आप ऐसा समझ लीजिए, और ये N इलेक्ट्रोड है। वैसे तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो मुझे इसके अंदर दिखाना चाहिए, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसको बाहर भी दिखा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये बैटरी है आपका, कितने ईएमएफ का, ईएमएफ का। इस सर्किट को ये कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकता है इस वोल्टेज से संबंधित। अब करंट यदि I फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, तो यहाँ इस प्रतिरोध के एक्रॉस पोटेंशियल आएगा कुछ ना कुछ। कितना आएगा, ओम के नियम से। ओम के नियम की क्या बात है कि V बराबर क्या होता है, IR। यानी जहाँ जहाँ विद्युत धारा और प्रतिरोध का मिलन हो रहा है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर है। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R। ये V अक्रॉस R लिख दिया मैंने, V टांग में R। करंट तो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, वही I यहाँ पे भी तो आ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी तो I संबंधित है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ कितना होगा, I इंटू स्मॉल r, यानी V टांग में स्मॉल r। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ यह है कि मान लो इस बैटरी के पास 10 रुपए थे, तो यहाँ इन 10 रुपयों का सर्किट में बंटवारा हो जाएगा। इसको 10 का कुछ हिस्सा मिलेगा, मान लो 8 मिला, तो कुछ इसको मिलेगा, कितना मिला, ऊर्जा संरक्षण से 2 हिस्सा मिल गया। जब ये किस में हो, सीरीज में हो, क्योंकि सीरीज में I कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज R पे डिपेंड करता है। जिसका R ज़्यादा उसका V भी ज़्यादा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, विभवानुपात बोलते हैं। क्या गोल्डन लाइन है, ये एक टेक्निक आपको सीखना है, ये कंसेप्ट है। जहाँ जहाँ where there is resistance, जहाँ जहाँ प्रतिरोध होता है वहाँ वहाँ विभवानुपात होता है, विभवानुपात होता है, बशर्ते विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, बशर्ते परिपथ में क्या बह रहा हो, विद्युत धारा, बशर्ते परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो। और वो भी, ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो, यदि प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पर R ज़्यादा होगा, वेयर रेजिस्टेंस इज मोर, वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, वहाँ भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों, सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कांस्टेंट होता है भाई, V, और उस वक्त I की बात होगी,
और I किसके प्रोपोर्शनल होगा? R के। यानी जहां R ज़्यादा होगा वहां पर धारा का मान क्या होगा? कम होगा। तो क्या कहा मैंने, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे ही सेल बाहरी परिपथ से कनेक्ट हो जाएगा, सेल के भीतर भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिसकी दिशा सेल के बाहर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होगी, और सेल के अंदर आयन जो कि विद्युत धारा का कारण है, विद्युत अपघट्य के उपस्थिति के कारण अपने अपवाह में प्रतिरोध का सामना करेंगे, प्रतिरोध को अनुभव करेंगे। उस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर में कमी आ जाता है। यानी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल था जब सर्किट ओपन था, उस दशा में उसकी बजाय सर्किट के क्लोज होने पर अब वो उपलब्धता कम हो गई। क्या बोल गए सर? कुछ नहीं, रिप्ले करके आप सुन सकते हो। जब सर्किट क्लोज हो गया है, क्लोज सर्किट की दशा में इलेक्ट्रोडों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस उपलब्ध है, वो उपलब्धता उस दशा में उपलब्धता से कम है जिस दशा में सर्किट ओपन था। क्यों कम है? क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभवपात हो गया है, कुछ पोटेंशियल गिर गया है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो डिपेंड कर रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। जितना सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा। यानी क्लोज सर्किट की अवस्था में, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के उपस्थित होने की दशा में इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है, उस विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। और एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। कोई सेल को आइडियल सेल हम तब मानेंगे जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो। और उस दशा में टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या सर ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ही ज़्यादा हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा तभी होगा जब हम सेल को चार्ज कर रहे होंगे, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होंगे। आवेशन की दशा में विद्युत वाहक बल से भी टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेल को बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो सेल को एनर्जी ऐड हो रहा है। उस दशा में यदि आप टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोडों के मध्य का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो वो बैटरी की जो पहले की कैपेसिटी थी उससे क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि बैटरी पहले तो मरा हुआ है, अब वो जिंदा हो रही है। समझ गए क्या इस बात को? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में क्या रिलेशन है, उनको लिखें। अभी थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन नई बातें हैं तो फ्रेशनेस भी है इनमें, सीखने में थोड़ा आपको दिक्कत ज़रूर आ सकता है, लेकिन अच्छा लगेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता व विद्युत वाहक बल में संबंध, जैसा कि आप देख रहे हैं, संबंध तो वही है जो आपका दिमाग कह रहा है। यानी बैटरी का टोटल कैपेसिटी कितना है? विद्युत वाहक बल के बराबर। अब क्या हो गया? ये दो टुकड़ों में बंट गया। कितने टुकड़ों में? एक तो टर्मिनल वोल्टता V का हिस्सा, और कुछ विभवपात कहाँ पे आ गया? कुछ टुकड़ा कहाँ हो गया? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। आंतरिक प्रतिरोध ने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो टर्मिनल वोल्टता और दूसरा I into स्मॉल r। ये रिलेशन है।
ये क्या है, रिलेशन है। कैसे ये रिलेशन मिला? जब सर्किट ओपन होगा तो IR का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि करंट का मान क्या है, 0 है। उस वक्त इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर मापोगे वो बैटरी के EMF के बराबर ही आएगा। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, उस वक्त ये E जो था इसमें कमी आ गया। कितने का कमी आया? विभवपात के बराबर, IR के बराबर। और कमी आने के बाद अब जो बचा है वो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर क्या कहा जा रहा है, टर्मिनल वोल्टता V। यानी V बराबर क्या आना चाहिए, टोटल विद्युत वाहक बल में से कितना विभवपात हुआ, यही मैंने लिखा है। यानी इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि टोटल के 2 हिस्से हो गए V प्लस IR में। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को प्राप्त करने का दूसरा तरीका और है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ है और एक है किरचॉफ का परिपथ नियम। जंक्शन लॉ धाराओं के लिए है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, और परिपथ नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और सर्किट के विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हैं। इस लॉ को आप, ये जो रिलेशन है इसको किरचॉफ के दूसरे नियम से भी आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे? हमारे पास क्या है, सर्किट तो क्लोज ही है, तो ये बैटरी कितने EMF की, EMF की, एक क्या लगा हुआ है बाहर वायर, उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल r। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है कि जब आप सर्किट के अंदर घूमते हैं तो पूरे जितने भी कंपोनेंट अवेलेबल हैं उनके सब का वोल्टेज का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है कि जब आप किसी विद्युत क्षेत्र में घूमते हैं और घूम करके साइकिल क्लोज कर लेते हैं, जहां स्टार्ट हुए थे वहीं आगे, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। उसी बात पर आधारित ये नियम है। तो मान लीजिए इस EMF वाली बैटरी के द्वारा परिपथ में कितनी धारा सप्लाई हो रही है, I, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, IR, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप IR। तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, इसको कहने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है कि घूमोगे तो सारों का जोड़ क्या आएगा, 0 आएगा। यानी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो IR प्लस IR, और ये अब बैटरी में कहाँ से कहाँ जा रहे हो, जो पहला है, पहले माइनस को एनकाउंटर किए तो माइनस ही, और विद्युत धारा की दिशा में चले हो तो विभवपात को प्लस लिखेंगे। तो विद्युत धारा की दिशा में ही चल रहे हैं हम, तो IR को प्लस लिखा, ये IR भी विद्युत धारा की दिशा में ही है तो प्लस लिखा गया। और बैटरी के माइनस सिरे को फेस कर रहे हैं तो आप क्या लिखें, माइनस ही लिखें, यानी -A बराबर 0। यानी IR बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, E माइनस IR। और ये IR जो है यही तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर है। इन दोनों सिरों के मध्य, इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वही तो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। यानी IR क्या है वास्तव में, VT है या V है, यानी V बराबर E माइनस IR होना ही है। वोल्टेज ड्रॉप कितना, टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, सेल के EMF से EMF माइनस कितना विभवपात हुआ, IR। तो किरचॉफ के नियम से आपने इसको लिख लिया। किरचॉफ के नियम को एक्सप्रेस करने का दूसरा मेथड है, मेथड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में तो सारी चीज़ें एक ही तरफ लिखी और टोटल क्या किया, 0 किया। दूसरा मेथड क्या बोलता है कि सर्किट में जितने भी सोर्स हैं, जितने भी सेल हैं, उन सब सेलों का EMF बराबर सेल में जितने भी कंपोनेंट है उनके एक्रॉस कितना विभवपात हो रहा है, उन विभवपातों का जोड़। तो यहाँ इस सर्किट में
एक ही बैटरी है, एक ही सोर्स है, तो उसका ईएमएफ है ई। विभवपात कितनी जगह हो रहा है? 2, तो दोनों की जगह हुआ विभवपात इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम अभी मैंने बताया था, इसका 10 है तो मान लो 8 इस पे गिर गया तो 2 इस पे होगा, तो 8 + 2 = 10 ही होना चाहिए। तो ई सारे विभवपात का जोड़, यानी एक विभवपात तो है IR और दूसरा विभवपात है IR, और ये विभवपात ही वास्तव में क्या है? टर्मिनल वोल्टता, यानी E बराबर टर्मिनल वोल्टता V और प्लस IR, यही विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में रिलेशन है। समझ गए क्या इस बात को? किरचॉफ का दूसरे नियम से हम यहाँ भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट नियम क्या बोलता है? ये फर्स्ट नियम और सेकंड लॉ जो है वो चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे तब इनकी बातें की जाएगी। उम्मीद है आप असहज महसूस नहीं कर रहे होंगे। तो क्या देखा हमने? रिलेशन बिटवीन AMF यानी E एंड टर्मिनल वोल्टेज यानी V। क्या रिलेशन मिला हमें? EMF E बराबर V - IR। यदि हम विद्युत धारा कैलकुलेट करना चाहें कि सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस इक्वेशन से लिख सकते हैं V + IR। तो IR यदि हम लिखें तो EMF - V डिवाइडेड बाई स्मॉल r, यही होगा करंट। इधर उधर कर सकते हो, इसको इधर भेज दिया, R को नीचे भेज दिया, तो ये क्या होगा? सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? सर्किट में टोटल करंट यही आना चाहिए, क्योंकि E नेट कितना अवेलेबल है डिवाइडेड बाई सर्किट का प्रतिरोध कितना है। और फिलहाल E नेट यही है और सर्किट में फिर एक R ही प्रतिरोध रहेगा। यदि इसको आप ओपन करके लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। कैसे? E बराबर V की जगह IR और ये IR, यहाँ से भी आप I को लिख सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? A डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R होना भी चाहिए, क्योंकि I क्या होना चाहिए? E नेट डिवाइडेड बाई R नेट। और अब पूरे सर्किट में R2 हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं। और पूरा वोल्टेज जो इन दोनों के लिए उपलब्ध है वो कितना है? EMF के बराबर। इस R के लिए EMF कितना अवेलेबल था? E - V। ध्यान दें, लॉजिक सीखें आप। स्मॉल r के लिए विभव कितना बचा? मैंने कहा था ना ये बात, ये 10 का, ये 10 का, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। करंट में यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, पूरे से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये स्मॉल r है। मैंने कहा इसको 10 में से 8 मिला तो इसको 2 मिला, तो 2 क्या 10 - 8 नहीं है? E - V नहीं है क्या? और V = IR से डिवाइडेड बाई R। यहाँ से भी मैं I कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से V बराबर IR से कैलकुलेट करूँगा तो कैसे होगा? I बराबर V डिवाइडेड बाई R। और पूरे से यदि मैं कैलकुलेट करूँगा कि ये I करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरे के लिए E कितना है? 10। लेकिन 10 के लिए प्रतिरोध कौन है? R प्लस R, यानी E डिवाइडेड बाई R प्लस R। कुछ नहीं किया, ये मेरे पास रिलेशन है। मैं I को अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं I को लिख सकता हूँ E - V डिवाइडेड बाई स्मॉल r। V की जगह मैं IR लिख सकता हूँ। फिर मैं I को सॉल्व कर सकता हूँ E डिवाइडेड बाई R प्लस R। और V बराबर IR से भी डायरेक्ट मैं I क्या लिख सकता हूँ? V बाई R। तो ये 3 तरह के I के लिए रिलेशन है, बिल्कुल भी जो आपको याद नहीं रखने हैं। यदि हम इसी तरह से आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, किसकी बात करें?
हाँ, आंतरिक प्रतिरोध की यदि हम बात करें, आंतरिक प्रतिरोध को पढ़ने के बाद सेलों का संयोजन जो है वो अलग क्लिप में आपको मिल जाएगा। करीब करीब 1 घंटा हो गया है, तो इस क्लिप का ये आखिरी टॉपिक, आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत धारा को कितने तरीके से लिखा हमने? 3 तरीके से। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कैसे लिख सकते हैं? देखो, फाउंडेशन इक्वेशन तो यही है हमारे पास। तो अब मैं आई में इंटरेस्टेड नहीं होकर के किस में हूँ? स्मॉल आर में इंटरेस्टेड हूँ। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, है कि नहीं है? यदि हम आंतरिक प्रतिरोध को दूसरे तरह के कपड़े पहनाएं तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बराबर आई आर से, वी बाई आर। तो ये ए माइनस वे अपॉन आई की जगह में क्या लिख सकता हूँ? वी अपॉन आर, यानी आर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दूसरा रूप। तीसरा रूप, ए माइनस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई आर। तो ये आई आर और आई का आई पड़ा ही है। ये 3 तरह से आंतरिक प्रतिरोध लिखे गए। क्या क्या बातें आपको सीखनी है? उन्हीं बातों में एक टेक्निक जो लगे हाथ आप और सीखें। देखो, मान लो मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं। What do I have? I am having 2 रजिस्टर्स। एक का प्रतिरोध कैपिटल R है और एक का स्मॉल r है, और एक EMF की बैटरी जुड़ी हुई है। और कितना इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है बैटरी की वजह से? I। तो क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मेरे को इसके एक्रॉस विभवपात चाहिए, यानी V कैपिटल R चाहिए, और इसके एक्रॉस चाहिए V स्मॉल r। तो मुझे मिल सकता है क्या? उसकी क्या टेक्निक है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, और इस वजह से V बराबर आई आर के फॉर्मूले में I कांस्टेंट होगा। तो V किस पे डिपेंड करेगा? R पे। जितना R ज़्यादा होगा उतना V ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस लॉजिक से कि R प्लस R के लिए कितना वोल्टेज अवेलेबल है? बैटरी का पूरा ही है इन दोनों के लिए, तो दोनों के लिए तो पूरा ही है। अकेले R के लिए कितना होगा? या फिर आप ऐसे कहें कि एक के लिए कितना होगा? एकांकी नियम का जितना बेहतरीन यूज़ हमने किया है उतना आप करना सीखें। R प्लस R के लिए टोटल वोल्टेज कितना अवेलेबल है? EMF के बराबर। तो एक के लिए कितना होगा? A डिवाइडेड बाई R प्लस R। इसके लिए कितना अवेलेबल होगा? R के लिए कितना अवेलेबल होगा? तो E इंटू R प्लस R। अब तो वही बात है, 1 एप्पल के 5 रुपये, तो 10 एप्पल के कितने? तो इंटू R। ये क्या है? V R के बराबर। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल r के लिए कितना विभवपात आएगा? तो A डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r, यानी ये किसका वैल्यू है? V R का। और ये विभवपात ही वास्तव में क्या है? IR के बराबर है। तो R से R क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो I बराबर क्या हो गया? E बटा R प्लस R। और ये आपने सीखा भी होगा कहीं, I बराबर E बटा R प्लस R। और इन दोनों का ऐड VR प्लस VR, VR प्लस VR किसके बराबर होगा? EMF के बराबर। क्या आप इतनी बातें सीख पाओगे? तो इसको एंड करो, पॉज करो इसे। सेलों का संयोजन पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने प्रतिरोधों के लिए संयोजन पढ़ा है, उसी तरह से हम ये देखना चाहेंगे कि सेल जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य परिपथ के लिए
तुल्य विद्युत वाहक बल का मान और तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं सेलों को कंबाइन करने के, हमेशा की तरह सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम हमारे डिस्कशन को दो ही सेलों तक लिमिटेड रखेंगे। हमारे पास दो सेल हैं, ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 कहा मैंने और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 कहा गया। ये दूसरे सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 हो और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 हो के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और बाहरी परिपथ का प्रतिरोध जो है वो बच्चों कैपिटल R से दिखाया जा रहा है। हमारा ये प्रयास है, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों सेलों को यदि एक ही सेल से रिप्लेस करें और इन दोनों प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध से रिप्लेस करें तो वो कौन सेल अकेला होगा जिसका प्रतिरोध ऐसा हो कि इस परिपथ में बहने वाली धारा पे कोई फर्क ना पड़े। यानी इस परिपथ के इक्विवेलेंट परिपथ, समतुल्य परिपथ यदि हम इस तरह से देखना चाहें कि दो सेलों को हटा करके हम एक ही सेल कर दें जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हो और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो और बाहरी परिपथ का प्रतिरोध अब भी कितना है कैपिटल R। यदि ये दोनों परिपथ एक दूसरे के तुल्य हैं तो इसका एक अर्थ ये भी होगा कि ये जो प्रतिरोध कैपिटल R है इसकी इस दशा में इनके सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो विभवांतर अब भी उतना का उतना बना हुआ है। यानी ये शाखा यदि इस शाखा से रिप्लेस होती है तो समतुल्य रूप से रिप्लेस होने का अर्थ तभी होगा कि इस प्रतिरोध को पता ही न चले कि यहाँ दो बैटरी और दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं कि एक ही बैटरी और एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यानी दोनों ही केस में आप ये दिखा सकते हैं कि इस कैपिटल R के अक्रॉस जो विभवपात है या जो विभवांतर है वो इस दशा और इस दशा में सेम है। तो हम दोनों सीन को देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ऐसा संयोजन है जिसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में किसी सेल के एक प्रकार के टर्मिनल की ध्रुवता जुड़े हुए दूसरे सेल के टर्मिनल की विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ाव होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको दिख भी रहा है और हम जिस लॉजिक को यहाँ काम में लेने वाले हैं बच्चों वही महत्वपूर्ण है। इन सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमारी खोज है कि E इक्विवेलेंट क्या होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा। इसके लिए हम जिस लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि यदि ये दोनों ही सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट है, समतुल्य सर्किट है, तो इसके सिरों के मध्य यदि विभवांतर मापा जाए और इस दशा में इसके सिरों के मध्य विभवांतर मापा जाए तो दोनों बराबर आने चाहिए। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि मान लो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपका I। कितना करंट फ्लो हो रहा है I। इस दशा में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है I ही फ्लो हो रहा है I। तो इस वक्त यहाँ पर विभवपात कितना होगा I इंटू R V इक्वल टू आई आर के हिसाब से। इस दशा में भी विभवपात क्या होना चाहिए V बराबर I इंटू R ही होना चाहिए। तो हम दोनों केसों में विभवपात लिख लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम परिपथ के लिए श्रेणी क्रम संयोजित परिपथ के लिए क्या लिखा जा सकता है। यदि हम आपको ये कहना चाहें कि ये जो ब्रांच है वो ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलली जुड़ा हुआ है तो कोई गलत बात नहीं कहूँगा।
ये पूरी की पूरी ब्रांच इसके साथ पैरेलली जुड़ी हुई है, यानी इस कैपिटल R के इन सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वही का वही विभवांतर इस ब्रांच के सिरों के मध्य के विभवांतर के बराबर होगा। ये एक बड़ी बात है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यदि आप विभवपात V लिखो तो हमारे हिसाब से वो विभवपात भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस सर्किट की इस जानकारी के आधार पर, इन कंपोनेंट के आधार पर विभवपात कैसे लिखा जाएगा। एक तो E1 है, दूसरा E2 खुद ही विभव है। यदि I करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंपोनेंट पे जो विभवपात आएगा वो I इंटू R1 आएगा। ऐसे ही R2 के एक्रॉस जो विभवपात आएगा वो I इंटू R2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। A1 EMF है, विभवपाती है ये एक तरह का, A2 भी एक तरह का विभवपाती है, विभव ही है, और इन विभव से ये विभवपात कितना आ रहा है IR1 और IR2। तो मैं V बराबर क्या लिख सकता हूँ कि A1 प्लस E2 ये तो टोटल सप्लाई है, माइनस IR1 ये ड्रॉप है, इन्हीं से तो ये डिज़ाइन हुआ है IR1 और IR2, यानी इस पूरी ब्रांच की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है वो E1 और E2 ही है। इस पूरी ब्रांच की जो कैपेसिटी है, जो पूरा बैटरी का पावर है, वो इनका EMF है दोनों बैटरी का कितना E1 और E2। अब इसमें से कुछ क्षमता ड्रॉप हो गई R1 की वजह से, कुछ क्षमता ड्रॉप हो गई R2 की वजह से, बाकी जो बच गया वो इन सिरों के मध्य आपको क्या मिल जाएगा, विभवांतर मिल जाएगा, और उसी विभवांतर को हम क्या लिख रहे हैं, V। तो V बराबर E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2। यहाँ से आप देख रहे हैं कि V बराबर क्या लिखा जा सकता है, E1 प्लस E2, R1 और R2 को कॉमन लिया जा सकता है तो माइनस R1 प्लस R2 और I। यदि इसी इक्वेशन को हम I के लिए लिखें तो I के लिए आप कैसे लिख सकते हो। वैसे I के लिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वोल्टेज के लॉजिक को यूज़ ले रहे हैं तो डायरेक्ट वोल्टेज के लॉजिक से भी इसको कर सकते हो, वोल्टेज के टर्म में। यही कहानी मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सेकंड परिपथ के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, तुल्य परिपथ के लिए। जैसे मैंने श्रेणी क्रम संयोजित परिपथ की बात की, वैसे ही मैं तुल्य परिपथ की बात कर सकता हूँ। तुल्य परिपथ के लिए ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर में है, तो इस ब्रांच के मध्य जो विभवांतर होगा वही इनके सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो मेरे को पता है कि इनके मध्य विभवांतर वही है जो इस केस में है, और इस दशा में मैंने विभवांतर कितना माना है V, तो इसके एक्रॉस विभवपात कितना होगा V, और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इस ब्रांच के विभवपात के बराबर होना चाहिए। लेकिन इस ब्रांच का विभवपात कितना है, E इक्विवेलेंट माइनस इसके एक्रॉस विभवपात, टोटल इस ब्रांच की कैपेसिटी E इक्विवेलेंट है, ड्रॉप कितना हो गया IR इक्विवेलेंट, जो बच गया वो इन सिरों पे आपको विभवांतर मिल जाएगा। तो V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको R इक्विवेलेंट इंटू I यदि आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सरलता से आप देख पाएंगे, क्योंकि दोनों ही समीकरणों का ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें तो तुलना से हमें क्या जानकारी जो है वो रिवील हो रही है, क्या जानकारी निकल के आ रहा है कि अच्छा E इक्विवेलेंट की जगह कौन बैठा है, E1 प्लस E2, यानी E इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट E1 प्लस E2। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और तुलना से क्या पता चल रहा है कि R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू ऑल्सो, और हमें क्या पता चल रहा है इस सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस वाज एक्सपेक्टेड, इसकी हमें उम्मीद ही थी, क्योंकि हम जान रहे थे कि जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनके डायरेक्ट जोड़ के बराबर आता है, जो आ भी रहा है। हाँ, हमें ये तो नहीं पता था कि जब बैटरियाँ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो तुल्य सेल या तुल्य बैटरी जो हैं वो
दोनों के विद्युत वाहक बलों, या 3 होते तो तीनों के विद्युत वाहक बलों, या n होते तो nों के विद्युत वाहक बलों के जोड़ के बराबर आता है। तो ये E इक्वलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पर हम स्पेशल केस को डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकता है कि हमारे पास मान लो n सेल हैं। हाउ मैनी सेल्स आर वी हैविंग? n सेल। नंबर ऑफ सेल्स आर n। number of cells connected in series are n, having EMF E of each cell, प्रत्येक सेल का EMF जो है, प्रत्येक सेल का EMF कितना है? E है। और प्रतिरोध भी कितने हैं? सेल यदि n होंगे तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी n ही होंगे, और सेल सब का EMF सेम है तो सब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि R भी कितने हैं मेरे पास? N है। तो मैं E इक्विवेलेंट लिखना चाहूँगा कि उस दशा में E इक्विवेलेंट कितना होगा? तो E इक्विवेलेंट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, यानी E प्लस E प्लस E प्लस E यानी Ne। तो एक तो ये बात निकल के सामने आया। R की बात करें तो R के लिए तो हम पहले ही जान रहे हैं। R इक्विवेलेंट क्या है? R प्लस R प्लस R प्लस यानी NR। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। करंट की जानकारी यदि आपको चाहिए तो करंट यहाँ से मिल जाएगा। इस इक्वेशन सेकंड से यदि आप करंट लिखना चाहेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी करंट इज नथिंग बट A इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। और यदि दो सेलों की बात है तो दो सेलों के लिए I का मान क्या है? A इक्विवेलेंट का मतलब E1 प्लस E2 और माइनस V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का मतलब R1 प्लस R2। एक तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट V के टर्म में भी I को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अक्रॉस या फिर इसके अक्रॉस एक ही बात है, विभवपात कितना है? V लिख रहे हैं उसको, और वो विभवपात धारा I इंटू R के बराबर है। यानी ऑल्सो हम ये भी जानते हैं, ऑल्सो V इक्वल टू क्या है? I R। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि I इज़ नथिंग बट V अपॉन कैपिटल R। इज दिस क्लियर टू यू? बताओ, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ से भी हम करंट को लिख सकते हैं केवल E इक्विवेलेंट के टर्म में। पूरे सर्किट की यदि हम बात करें तो पूरे सर्किट में I जो है वो कैसे लिखा जा सकता है? I बराबर V अपॉन R से आप क्या लिखोगे? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में टोटल EMF E इक्विवेलेंट है, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है? दोनों जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में होने पर R इक्विवेलेंट प्लस R, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? इनमें समझना क्या है? देख देख करके लिखना है। समझने वाली बातें जो हैं वो ज़रूर आपको इस वक्त परेशान कर रही होगी, क्योंकि साइंस के फितरत में नहीं कि ये हमेशा वफाई निभाए आपके साथ। आप इनके साथ वफा निभाएं तब जा कर के ये बेवफा नहीं होगी। बाकी और आप क्या बातें कह सकते हैं? और जो बात महत्वपूर्ण है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसे विशेष रूप से नोट करना है, वो ये है कि स्पेशल केस जो हमने डिस्कस किया n सेल का, नंबर ऑफ सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हैविंग सेम EMF E, यदि n हो, कितने हो? n, तो करंट कितना होगा? तो आपको पता है करंट जो होता है I, वो E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट होता है। या फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, I उस दशा में क्या होगा, I इन जनरल कितना होता है, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट प्लस R, और E इक्वलेंट जब N सेल्स और बराबर बराबर EMF के होंगे तो E इक्वलेंट आप देख रहे हैं कितना होता है, N इंटू ई। तो मैं N इंटू ई इसको लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। R इक्वलेंट उस दशा में क्या होता है, N इंटू आर प्लस आर। क्योंकि N मुझे दो जगह लग रहा है, जगह सिर्फ 3 ही है, तो ज़रूरी है कि दो जगह से हटा करके एक ही जगह किया जाए। तो मैं नीचे से N को कॉमन ले लूँगा, ऊपर वाले N का खात्मा कर देगा, लेकिन इसके पास, इस कैपिटल R के पास N है नहीं, तो कॉमन लेने के लिए मैं पहले इसे ऊपर दे दूँगा और नीचे वाला पड़ा रहेगा, ऊपर भी दूंगा नीचे भी दूंगा, ऊपर वाला वापस ले लूँगा, इसके साथ बाहर आ जाएगा, नीचे वाला पड़ा रहेगा, यानी A डिवाइडेड बाय N प्लस R बाई N। ये फॉर्मूला जिसके लिए आपको विशेष रूप से गौर करना है। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आपको दिक्कत जो है, जो लर्न करने का चीज़ है, वो है कि ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा। यदि आप इस स्टेटमेंट को लिख पाने में कामयाब होते हैं तो नो डाउट आप इस सर्किट के लिए इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए मैंने जो तर्क यूज़ किया है वो तर्क ये यूज़ किया है कि इस ब्रांच के अंदर टोटल जो इनपुट्स हैं, एनर्जी इनपुट कौन दे रहा है, एनर्जी इनपुट तो सेल दे रहा है, और चूँकि एनर्जी जो है वो कंजर्व है, एनर्जी का नाश नहीं हो सकता, तो टोटल इनपुट ऑफ द एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ द एनर्जी। यानी इनपुट तो है E1 और E2, इनपुट ऑफ यहाँ यदि हम आपको दिखाना चाहें तो एनर्जी इनपुट EIP एनर्जी इनपुट शुड बी एनर्जी आउटपुट ऑफ E। एनर्जी इनपुट इज नथिंग बट E1 प्लस E2। एनर्जी आउटपुट क्या है? एनर्जी आउटपुट है, एक तो यहाँ पे खात्मा हो रहा है उस एनर्जी का, यानी वो एनर्जी यहाँ रिवील हो रही है, यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ उभर रहा है, तो वो जहाँ उभर रहा है IR1 प्लस यहाँ पे भी वो उभर रहा है IR2, और जो नहीं उभरा वो इन सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बन करके रह गया V। बस ये स्टेटमेंट एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट मैंने लिखा, लेकिन मैंने यहाँ लिखते वक्त थोड़ा सा चालाकी कर दिया कि V को मैंने एक तरफ रखा, बाकी ये चीज़ें इधर भेजने पर नेगेटिव आ गया। तो ये बातें हैं बच्चों, ये एनर्जी कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है वो वास्तव में किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, एक तो जंक्शन का रूल है जिसके बारे में हम जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तब बातें करें, उससे बेटर है कि हम अभी आपको बताएं। हालांकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से आउट नहीं होगा, इसलिए उसकी बातें की जा सकती है। किरचॉफ के दो नियम, हालांकि वैसे तो चैप्टर नंबर 6 की बातें हैं। पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। पहला नियम धाराओं के बीजगणितीय योग से संबंधित है, वहीं दूसरा नियम जो है वो आपका सर्किट के लिए विभव, पाथ और EMF के लिए है। तो एक चलते चलते एक टेक्निक आप सीखें, सर्किट सॉल्व करने का टेक्निक है ये। जब आपको विद्युत परिपथों को एनालाइज करना होता है तो कौन टेक्निक काम में आ सकता है? किरचॉफ के दो नियम हैं, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ है चार्ज कंजर्वेटिव लॉ, आवेश संरक्षण का नियम, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कई मर्तबा सीधे सीधे इस तरह से प्रश्न पूछे गए लड्डू की तरह कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है या पहला नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये धाराओं के लिए है कि मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत परिपथों का जाल है, ऐसे रजिस्टर्स आपके पास लगे हुए हैं, 3 हो 4 हो, ज़रूरी नहीं है 5 6 जितने भी हो सकते हैं। यानी मान लो 2 से अधिक विद्युत परिपथ किसी बिंदु पे मिल रहे हैं और इनमें करंट यदि फ्लो हो रहा है इस हिसाब से I1
इधर से मान लो I2 आ रहा है, इधर मान लो I3 जा रहा है, इधर से मान लो I4 आ रहा है, इधर मान लो I5 जा रहा है। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि संधि पर, कहाँ पर? संधि पर, एट जंक्शन, धाराओं का इनपुट, करंट इनपुट should be equal to current output, input, current input should be equal to current output, यानी उस संधि पे जितनी धाराएं आ रही है, प्रवेश कर रही है, उनका जोड़ उस संधि को छोड़ करके जाने वाली धाराओं के जोड़ के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो संधि पे धारा का जमघट होगा, और ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि धाराएं स्थायी हैं। तो स्थायी धाराओं के लिए, स्टेडी स्टेट करंट के लिए, किसी भी संधि के लिए धाराओं के लिए ज़रूरी है कि इनपुट ऑफ करंट शुड बी इक्वल टू आउटपुट ऑफ ऑल करंट्स। तो यहाँ इनपुट कौन कौन है? I1 है, I2 है और I4 है। तो इसको देख करके मैं क्या लिखूँगा? I1, I2 और I4 का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? आउटगोइंग I3 और I5। ये जो लॉ है, इस तरह का आवेश संरक्षण नियम पर आधारित लॉ है, और किरचॉफ का नियम इसे पहला नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको कहने के दो तरीके हैं, यानी वो दो कपड़े पहन के आता है, दो ड्रेस है उसकी, पहली कौन ड्रेस है और दूसरी कौन ड्रेस है, बात करते हैं जब बातें आई गई है। तो मान लो ये एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, इसका EMF मान लीजिए E है, और दूसरा मान लो ये रजिस्टर कैपिटल R है। इसमें मान लो कोई और बैटरी भी लगा हुआ है और रजिस्टर्स लगे हुए हैं। मान लो ये रजिस्टर्स दो तरह के लगे हुए हैं, ये मान लो R1 है, ये R2 है, R3 है। ये एक विद्युत परिपथ है। ये क्या है? एक विद्युत परिपथ। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के लिए, फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या स्टेट करता है ये? किसी भी बंद लूप के लिए, इसे किरचॉफ का लूप नियम या पास नियम भी बोलते हैं। ये लूप है, वास्तव में क्लोज लूप है ये। किसी भी बंद लूप के लिए लूप के सारे EMF का जोड़, सिग्मा ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल विभवपात। जितने भी सर्किट में विभवपात हो रहे हैं उनके बराबर होगा। यानी एनर्जी जो इनपुट है, जहाँ से एनर्जी का सप्लाई हो रहा है सर्किट को, उसका कैपेसिटी, उसका विभव किसके बराबर होगा? जिन कंपोनेंट पे विभव का पात हो रहा है। ये तो पहला मेथड है, फर्स्ट तरीका है, ये पहला मेथड है इसको कहने का। इसका दूसरा मेथड ये है कि किसी भी क्लोज सर्किट के लिए जब आप पूरा चक्कर करते हो, कंप्लीट साइकिल करते हो, एक स्थान से स्टार्ट करके उसी स्थान तक घूमते हुए आते हो, तो उस सर्किट के लिए ऑल EMF का जोड़ और ऑल वोल्टेज का जोड़, विभवपातों का जोड़ जो है वो 0 होगा, बशर्ते आप साइन का ध्यान रखें, चिन्ह का ध्यान रखें। और उस चिन्ह के लिए नियम है, ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे दो कपड़ों का मतलब है ऐसे कहना। एक तो आप ऐसे बोल सकते हो A + B = 0, कोई कहे नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोलता, मैं तो ऐसे बोलता A = -B, कोई बात नहीं, बात तो दोनों एक ही है। वही बात यहाँ है। यहाँ आप कह सकते हैं सर इधर आपने माइनस नहीं लिखा, वो रख सकते हैं, लेकिन वो आपको याद, साइन जो है, चिन्ह याद रखना पड़ेगा। तो जब ऐसा आप लिखते हो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, तो मैं इस सर्किट के लिए क्या बोल सकता हूँ कि टोटल EMF कहाँ कहाँ है? दो ही बैटरी है, इसका EMF E1 है और इसका मान लो EMF E2 है। तो E1 + E2 किसके बराबर होगा? टोटल विभवपात सर्किट का विभवपात तो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। मैंने कहा है ना, जहाँ जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ वहाँ विभवपात होगा, बशर्ते परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो। तो टोटल EMF शुड बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप IR1, पोटेंशियल ड्रॉप IR2,
पोटेंशियल ड्रॉप IR3। आई सेम है क्योंकि जितना ही कॉम्बिनेशन है उसकी एक ही ब्रांच है, एक ही शाखा में धारा अलग अलग नहीं हो सकती। तो किरचॉफ के पहले नियम के पहले कपड़े से, पहली ड्रेस से हम ये किरचॉफ के दूसरे नियम की पहली ड्रेस से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यदि आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है तो आप यहाँ से घूमना स्टार्ट हो सकते हैं। मान लो मेरे को A से जाते हुए वापस A तक ही आना है, तो मैं क्या लिखूँगा, जब A से मैं गया तो जब आप घूम रहे हैं उस वक्त आपको क्या करना है, बैटरी का EMF किस हिसाब से लिखना है, उसके लिए आप पहला सिरा जो काउंटर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लिखेंगे। यदि पॉजिटिव सिरे को फेस कर रहे हैं तो EMF पॉजिटिव होगा, यदि नेगेटिव सिरे को फेस कर रहे हैं तो EMF बैटरी का नेगेटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ से मैं घूमना स्टार्ट करूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल मुझे मिला तो मैंने E लिख दिया। फिर पोटेंशियल ड्रॉप, विद्युत धारा की दिशा आपको दिखानी पड़ेगी। विद्युत धारा की दिशा आप चाहे तो ये रख लें चाहे वो रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपने विद्युत धारा की दिशा ये रखी है और A से घूमना स्टार्ट हुए हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फेस करते हैं तो प्लस में लिखेंगे EMF E1 मैंने लिखा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R1, लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप धारा की दिशा में चलते हुए गुजर रहे हैं कि धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए गुजर रहे हैं। यदि धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए गुजर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी -IR1। अब यहाँ आओगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फेस किया तो E2 पॉजिटिव लिखा जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं क्योंकि धारा तो इधर चल रही है तो -IR3 और -IR2 ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा। बात तो वही है, E1 और E2 को यदि आप इक्वल टू आपको 0 करना पड़ेगा तो E1 और E2 को आप एक तरफ कर दें, IR1 IR2 और IR3 उधर चला जाएगा तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी E1 प्लस E2 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जो कि पहला स्टेटमेंट है। इनके बारे में अभ्यास आपको तब होगा जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो जो बातें हमने लॉजिक से कहा है वही की वही बातें हम किरचॉफ के नियम से इन दोनों सर्किट के लिए बोल सकते हैं। आप इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करके इक्वेशन लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, और इसके लिए भी आप पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखना चाहें कि सर मेरे को तो एक बार आप लिख के बताएं तो हम आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि चीज़ें उस हिसाब से पढ़ी जाएं कि हमें किसी चीज़ में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। तो मैं किरचॉफ के नियम यानी मेथड सेकंड से इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, यदि दोनों सर्किट के लिए श्रेणी क्रम संयोजित और तुल्य प्रतिरोध के लिए स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, केवल मैं स्टेटमेंट ही लिखूँगा, उसका मैथ सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजित परिपथ के लिए, श्रेणी क्रम संयोजित परिपथ के लिए यदि बात लिखा जाए तो मैं घूम सकता हूँ इसमें, दूसरा घूम करके टोटल का 0 कर देना, या फिर टोटल इनपुट इक्वल टू टोटल आउटपुट, जो कि हमने लॉजिक यूज़ किया ही है। तो मैं घूमने वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने ये करंट कर रहा है, ठीक है, मैं करंट की डायरेक्शन में ही मान लो घूमता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप करंट की डायरेक्शन में ही घूमो, आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में घूम सकते हो, करंट की डायरेक्शन को भी आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से घूमना, तो पहली बार मेरे को R का सामना होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखूँगा मैं कितना, करंट की डायरेक्शन में घूम रहा हूँ तो I इंटू R प्लस का, तो IR प्लस का। फिर घूमते घूमते मैं यहाँ आऊँगा, करंट की डायरेक्शन में है तो IR2 प्लस IR2। फिर घूमते घूमते इससे कौन सा फेस, कौन सा पॉलरिटी वाला टर्मिनल फेस किया है, नेगेटिव वाला, तो मैं E2 को नेगेटिव के साइन के साथ लिखूंगा। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR1, फिर नेगेटिव टर्मिनल फेस हुआ, नेगेटिव पॉलरिटी वाला, तो -A1 और शुड बी इक्वल टू 0। यानी क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, ये IR आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप V है, इसके मध्य जो विभवपात है वही तो IR है और उसको हम V मान रहे हैं, यानी मैं इसको V लिखना चाह रहा हूँ, तो V प्लस I
R2 और R1 ले सकते हैं कॉमन, R2 प्लस R1 इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो E1 प्लस E2, और केवल हम V को रखना चाहें अपने पास तो V बराबर E1 प्लस E2 माइनस R1 R2 इंटू I। सो दिस स्टेटमेंट इज सेम एज प्रीवियस वन, है कि नहीं है। यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। इस बार मान लो मैं आपको घूम करके दिखाऊं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैं घूमता हूँ तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। तो आपको करंट की डायरेक्शन तो ये मान रखा है, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो IR लिखेंगे नेगेटिव के साथ, नेगेटिव IR, यानी मैं तुल्य परिपथ के लिए ये बात लिख रहा हूँ, तुल्य परिपथ के लिए। क्या आप परेशान हो रहे हैं? नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से स्टार्ट किया, इससे गुजर गए, धारा के विपरीत होते हुए बहे हैं, गुजरना हुआ है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, नेगेटिव IR। फिर कौन सा टर्मिनल फेस किया? पॉजिटिव टर्मिनल फेस किया है तो प्लस A इक्वलेंट। फिर इससे होते हुए लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस IR इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं ये पोटेंशियल ड्रॉप है, V है तो माइनस V प्लस E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट इक्वल टू 0। मैं उसको इधर भेजूंगा तो वो तो प्लस का V हो जाएगा, और लिखूंगा इधर तो V बराबर क्या रह जाएगा? E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट इंटू I। क्या ये सेकंड इक्वेशन आपको नहीं मिला था? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं मिला था? क्या हमने ऐसे कंपैरिजन नहीं किया था? So this is how things can be done. This is how things can be done. नेक्स्ट केस जो हम ले रहे हैं बच्चों, वो ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये बातें हैं जिन पे आपको वर्क करना है, जो बातें आपको सीखनी है, और ये सारी बातें जो हैं आप जितने न्यूमेरिकल्स, जितने तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे उसी हिसाब से आप में सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने का स्किल जो है वो डेवलप होता जाएगा। सो और नेक्स्ट केस, सेलों का कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहे हैं, यानी 2 ही सेल को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक रिकमेंड भी कर रही है। तो मैंने 2 सेल पैरेलल में ऐड करना, इसका EMF E1 और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि ये सेल आइडियल सेल हो, क्योंकि आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो दूसरा सेल यदि पैरेलली ऐड है तो पैरेलली ऐड ऐसे ही होगा, तो E2 इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसको मैं R2 कह रहा हूँ। और ये जो सर्किट हैं वो सर्किट आप देख पा रहे हैं, कहीं से भी कनेक्ट कर दें, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दोनों बैटरियाँ समांतर क्रम से जुड़ी हुई बाहरी परिपथ के साथ जुड़ी हुई है, और बाहरी परिपथ का रेजिस्टेंस जो है वो मैं कैपिटल R लिख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? समांतर क्रम संयोजन का मतलब है सभी सेलों की सेम पोलैरिटी एक साथ ऐड होनी और दूसरे वाली पोलैरिटी एक साथ ऐड होना, यानी प्लस वाला प्लस के साथ ही ऐड होगा, जबकि वहाँ क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग था। तो मैं ये क्या मान सकता हूँ कि मान लो इसमें करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है बाहर के सर्किट में I, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? कुछ यहाँ से आ रहा होगा, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से I1 आ रहा होगा और यहाँ से I2 आ रहा होगा, और फिर ये दोनों मिल कर के कितने हो गए I। तो एक तो जैसा कि मेरे को समांतर क्रम संयोजित, जैसे वहाँ श्रेणी क्रम संयोजित लिखा, समांतर क्रम संयोजित परिपथ के लिए बातें कही जाए तो मैं क्या कहूँगा कि पहला जो मेरे को दिख रहा है वो है कि I जो है वो I1 और I2 के बराबर हैं। वैसे यदि देखा जाए तो मैंने चुपके से किरचॉफ के पहले नियम को यूज़ कर लिया है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहाँ के लिए यूज़ किया गया? इस संधि के लिए। मैंने कहा कि यहाँ इस संधि पे आने वाली धाराएं I1 और I2 है, और इस संधि से आउटगोइंग धारा I है, तो इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I। ठीक बात है।
इसका यदि हम तुल्य परिपथ लिखना चाहें तो तुल्य परिपथ का मतलब यह है कि जितने भी सेल हैं उन सेल को एक ही सेल से हम रिप्लेस करना चाहेंगे, और जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों को भी हम एक ही प्रतिरोध से रिप्लेस करना चाहेंगे। लेकिन ये रिप्लेसिंग इस हिसाब से हो कि सर्किट को कोई फर्क ना पड़े। यानी इन दोनों को हटा करके, इन दोनों ब्रांच को हटा करके यदि मैं एक ही ब्रांच इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो इस आर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने यहाँ कुछ चेंज कर दिया है। और यदि आर को नहीं पता चलता है तो फिर ये परिपथ और ये परिपथ तुल्य परिपथ कहे जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि वो बैटरी जो अकेले इन दोनों का काम करेगी उसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है, और वो प्रतिरोध जो इन दोनों प्रतिरोधों का काम करेगा R इक्विवेलेंट है। R बाहरी परिपथ को पता ही नहीं चला कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, हालांकि गड़बड़ हमें करना नहीं है। तो ऐसे तो गड़बड़ कहने से पता नहीं काम नहीं चलता। हमें टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना होता है, हमें फिजिक्स को बकना होता है। तो पता नहीं चलने का मतलब क्या है? ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हैं, उनको आप कैसे कहेंगे? मैं कहूँगा ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में कहे जाएंगे यदि इस प्रतिरोध के एक्रॉस विभवपात इस दशा में और इस दशा में बराबर हो, और मान लिया इस दशा में V है तो नो डाउट इस दशा में भी कितना होना चाहिए? V होना चाहिए। यदि ये विभवपात चेंज हो गया है तो फिर काम चलेगा नहीं। और क्या पता चल रहा है? और मेरे को ये पता चल रहा है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच बोलो कौन कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिस ब्रांच और दिस ब्रांच आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ब्रांच आर सेम। इसके अक्रॉस जितना विभवपात आएगा वही विभवपात इसके अक्रॉस होगा और वही विभवपात इसके अक्रॉस होगा। ठीक इसी तरह से इस सर्किट में इसके अक्रॉस जो विभवपात है वो इसके अक्रॉस विभवपात के बराबर होगा। ये काम की बात है, बस इसी को मैं बुना रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं करना। मैंने ये जानना कि जब सर्किट्स में ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, और वही सेम मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो पहले तो समांतर क्रम संयोजित परिपथ के लिए मैं क्या लिखूंगा कि इसके अक्रॉस माना पोटेंशियल डिफरेंस V है। मैं इतनी कहानी लिखूंगा नहीं, तो मैंने लिख दिया कि V है। लेकिन ये V किसके बराबर होना चाहिए? इसके अक्रॉस विभवपात के बराबर और इसके अक्रॉस विभवपात के बराबर भी। यानी इस V को एक बार मैं इसके अक्रॉस बराबर दिखाऊंगा और इस V को एक बार इसके बराबर दिखाऊंगा। तो इसके बराबर दिखाएंगे तो कितना होगा? A1 इनपुट है एनर्जी का, आउटपुट कहाँ चला गया? एक तो यहां काम आ गया माइनस IR1, जो बाकी बच गया वही तो इन सिरों के मध्य विभवपात मिलेगा, जो कि किसके बराबर है? V के बराबर है। विभवपात इन सिरों के मध्य किसके बराबर है? इन सिरों के मध्य विभवपात के, जो कि मैं V कह रहा हूं। और ये V कितना होगा? इस ब्रांच में जहां से एनर्जी सप्लाई हो रहा है और जहां खपत हो रहा है उनके अंतर के बराबर। यदि 5 आ रहा है, 2 खपत हो गया तो 3 कहाँ रह गया? यहां मिल गया। समझ गए क्या इस बात को? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी V बराबर A1 माइनस IR1। पहली चीज यही V, इसके अक्रॉस वाला यही V ऑल्सो मैं लिखूंगा, और भी मैं लिखूंगा, आप रोक थोड़े ही सकते हैं। इसके अक्रॉस विभव के बराबर भी होगा क्योंकि दोनों ब्रांच पैरेलल है। और इसके अक्रॉस कितना होगा? A2 एनर्जी इनपुट कितना विभवपात हो गया इसके अक्रॉस? IR2, तो IR2। 2 इक्वेशन मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं पहली इक्वेशन के में भुनाना चाह रहा हूँ। यानी मैं I बराबर क्या लिखना चाह रहा हूँ? I1 प्लस I2। ओहो, ये I1 है और ये I2 है। ये I1 है, I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, और I2 R2 पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ से यदि मैं I1 प्लस I2 लिखूंगा तो वो I1 मैं यहाँ से खींचूंगा और I2 यहाँ से खींचूंगा, यहाँ से मैं I1 खींचूंगा। तो जैसे ही मैं इधर उधर करूंगा तो मैं बड़ी इजीली देख पाऊंगा कि I1 बराबर क्या है? E1 माइनस V अपॉन R1। I1 की जगह E1 माइनस V
अपॉन R1 प्लस I2 की जगह क्या है E2 माइनस V अपॉन R2, यानी I बराबर, इसको मैं अलग अलग भाग दे सकता हूँ, A1 R1, इसमें भी भाग दे सकता हूँ लेकिन लिखूँगा इनको पास में। अरे सर इसमें भाग दिया तो नहीं दे रहे हैं, माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2, V को कॉमन ले लेता हूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अरे प्लस कैसे सर, माइनस है, अब ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ से मैं किसको लिखता हूँ, V को लिखता हूँ। यहाँ से जब मैं V को लिखूँगा बच्चों तो कैसे लिखूँगा, क्या आप इस इक्वेशन से V को अलग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? पहले तो ये प्लस का जो कचरा है वो सारा एक साथ भेजो, तो ये प्लस वाला कचरा जब एक साथ भेजा जाएगा तो इससे बेटर है कि हम इसी को इधर ले आते हैं ताकि ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाए। ये कचरा इधर पड़ा रहे हैं लेकिन उस दशा में आई को बेचारे को उधर जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा, क्या करें। यानी वे आपको एक स्टेप में नहीं खाऊं, स्टेप बाय स्टेप ही चलें क्योंकि बायो वालों की दिक्कत हो जाएगा। तो V इंटू आई R1, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इसको मैं यहाँ से पकड़ा इधर लेके आ गया, इस आई को उधर भेज दिया, यानी A1 अपॉन R1 माइनस A2 अपॉन R2। इज इट ओके? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कचरे को भी मैं नीचे भेज रहा हूँ, 1 अपॉन R1, ये तो नीचे ही जाएगा इनके, यानी V बराबर क्या होगा, माइनस आई भी तो आया है यहाँ, और ये प्लस कौन बेवकूफ़ कर गया, आप ध्यान से देखो, वो प्लस नहीं, माइनस नहीं था, प्लस ही था, तो इनके नीचे जाएगा ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो A1 अपॉन, सर आप सॉल्व कर दें, नहीं आलसी होता है चीज़ें, मैं नहीं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी तरह से I के भी डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस I डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अरे बाप रे, इतना मैथ्स, इतना क्या है, बस लिखना ही तो है और देख के लिखना है, सबसे आसान बात तो ये है। तो ये मेरे लिए एक स्टेटमेंट है, इसको मैं इक्वेशन कौन दे दूँ, थर्ड दे दें, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये बात तो हुई समांतर क्रम संयोजित परिपथ के लिए। अब यही बात मैं किसके लिए कहूँगा, तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। तुल्य परिपथ के लिए जब ये बात कहा जाएगा तो मैं क्या कहूँगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, जिसको कि मैंने V माना है, और वो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, यानी V शुड बी इक्वल टू कितना, A इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई आर इक्विवेलेंट। ये मेरे पास चौथा समीकरण है और मेरे को चौथे और तीसरे समीकरण से तुलना करनी है, क्योंकि दोनों ही समीकरण दो ऐसे परिपथों के लिए लिखे गए हैं जो आइडेंटिकल हैं, जो एक ही जैसे हैं, जिनका बिहेवियर सेम है। तो इधर V से V बराबर है, ये राशि किसके बराबर है, A इक्विवेलेंट के बराबर, और R इक्विवेलेंट के बराबर क्या है, I के जो भी मल्टीपल में है, यानी तुलना से, कंपैरिजन से। A इक्विवेलेंट बराबर क्या मिला समांतर क्रम संयोजन में, A1 R1 प्लस A2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी तरह से R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिला मेरे को, R इक्विवेलेंट मिला मेरे को, I के मल्टीपल में क्या है, 1 अपॉन दिस वन, यानी 1 अपॉन I R1 और R2। इनको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो A इक्विवेलेंट बराबर कैसे सॉल्व करेंगे, A1 R2, ये बातें A1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, नीचे वाला भी सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R1 यानी डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई R1 R2, दूसरा और चौथा कैंसिल आउट, यानी E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल गया, A1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको मिल रहा है, कपड़े चेंज किए हैं, रिजल्ट तो यही है वो, और यहाँ आप सॉल्व कर ही सकते हैं। यदि इसको मैं उल्टा करके दिखाना चाहूँ तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसकी हमें उम्मीद थी,
क्यों? क्योंकि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उल्टा होकर के जुड़ते हैं, यानी यहाँ से R इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R1 into R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये रिजल्ट हमारे लिए नया नहीं है। यदि आपके लिए नया है इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया है, आप पढ़ाई करें। क्या ये बात आपको ठीक लगा? और यदि ये बात आपको ठीक लगा है तो हम स्पेशल केस डिस्कस कर सकते हैं। आर यू रेडी टू ज्वाइन मी इन द डिस्कशन ऑफ स्पेशल केस? कौन स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं? हम स्पेशल केस हम डिस्कस करें उससे पहले ज़रूरी है निहायती तौर पर कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? A इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट, और वो किसके इक्वल आ रहा है, A1 अपॉन R1 और A2 अपॉन R2। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। हाउ? कैसे चेक कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको। आप A इक्वलेंट में किसका भाग दें, R इक्वलेंट का। A इक्वलेंट ये रहा A1 R2 प्लस A2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें आपको किसका भाग देना है, R इक्वलेंट का। R इक्वलेंट क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप जान रहे हैं दूसरा किससे कैंसिल आउट हो रहा है, चौथे से। तो ये A इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट आपको क्या मिल रहा है, A1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। R1 R2 का आप एक एक में भाग दे सकते हैं, और जैसे ही आप एक एक में भाग देंगे तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, E1 अपॉन R1। इसमें भाग दोगे तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, A2 अपॉन R2। तो क्या मैं गलत थोड़ा ही कह रहा हूँ कि A इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट क्या आ रहा है, A1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। समांतर क्रम संयोजन में बैटरी का E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट क्या आता है, A1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 E4 अपॉन R4। अब हम स्पेशल केस को डिस्कस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो स्पेशल केस क्या, स्पेशल केस हैं, बहुत इजी स्पेशल केस लेने वाले हैं हम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ n सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, n, और सारे के सारे आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं, और सबका EMF क्या है, E है। तो सबका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होगा और उसको मैं R के बराबर बोल सकता हूँ। तो उस दशा में E इक्वलेंट क्या होगा, E इक्वलेंट तो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, यानी E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट बराबर क्या होगा, A1 अपॉन R1 यानी E अपॉन R, क्योंकि सबका सेम है E अपॉन R, और ऐसे कितने E अपॉन R, N। तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट बराबर क्या मिलेगा, NE अपॉन R। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन हमें तो चाहिए E इक्वलेंट, और E इक्वलेंट के लिए ज़रूरी है कि वो क्या होगा, NE अपॉन R मल्टीप्लाई बाई R इक्वलेंट। और R इक्वलेंट आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लाइक दिस डॉट 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 1 अपॉन RN। और आपको पता है कि सारे के सारे R ही है और कितने हैं N, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R कितने अपॉन R, N अपॉन R। दिस मीन्स, और ये मैंने बोला था आपको रिजल्ट याद भी रखना है, तो R इक्वलेंट बराबर क्या होता है, R डिवाइडेड बाई N। तो वो R डिवाइडेड बाई N आप यूज कर सकते हैं। A इक्वलेंट इक्वल टू NA अपॉन R, और E इक्वलेंट क्या है, R डिवाइडेड बाई N। R गेट्स कैंसिल आउट, N गेट्स कैंसिल आउट। दिस मीन्स अ सरप्राइजिंग रिजल्ट आपके लिए हो सकता है कि E इक्वलेंट क्या होगा, ये होगा। यानी समांतर क्रम में यदि N बैटरियां भी जुड़ी हुई है सेम विद्युत वाहक बलों वाली, तो उनका काम भी ऐसे लग रहा है जैसे कि सबको हटा करके एक ही वो जोड़ दो तो भी काम चल जाएगा। यदि N बैटरियां जिनका विद्युत वाहक बल सेम है, वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो E इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, E के बराबर आएगा। लगता है बैटरी डाउन चला गया है, तो स्पेशल केस I मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था,
लेट मी चेक इट आउट कि कितना मेमोरी जो है वो रिमेनिंग है। 4 मिनट बचा है, चल जाएगा काम, इसीलिए ये सिग्नल दे रहा है, रेड सिग्नल। तो देखो आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट, 2 टॉपिक फिर भी बच रहे हैं, लेकिन डेफिनेशंस हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, एक छोटा क्लिप और बनाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आई यदि मैं कैलकुलेट करूं तो आई कैसे कैलकुलेट होगा, आपको क्या मिला, आई कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट किया था, V बराबर ए इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, यानी I बराबर, मैं इसको मिटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, होनी तो नहीं चाहिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, A इक्वलेंट माइनस V डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट। स्पेशल केस के लिए कौन सा स्पेशल केस, N सेल जिनका EMF वही हो, तो E इक्वलेंट बराबर क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, और V तो V है ही, और R इक्वलेंट क्या आ रहा है, R इक्वलेंट क्या आ रहा है, R डिवाइडेड बाई N, तो R डिवाइडेड बाई N, एक तो ये है I। दूसरा I मैं इक्विवेलेंट सर्किट से कैलकुलेट कर सकता हूँ, याद करें इक्विवेलेंट सर्किट ये है, A इक्विवेलेंट तेजी से, ये R इक्विवेलेंट और ये R, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो मैं I बराबर क्या लिख सकता हूँ इस सर्किट से, तुल्य परिपथ से, आप लिख लेना भाई, तुल्य परिपथ से I बराबर क्या होगा, A इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, दोनों अब तो सीरीज में हो गए, R इक्विवेलेंट प्लस R, और E इक्विवेलेंट क्या है, E के बराबर है, R इक्विवेलेंट कितना है, R बाई N और प्लस कैपिटल R, ये I है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। श्रेणी क्रम में स्मॉल r प्लस कैपिटल R बाई N होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई N होता है। समांतर क्रम में n कौन किसको डिवाइड करता है, स्मॉल r को, और श्रेणी क्रम में कौन डिवाइड करता है, स्मॉल n किसको डिवाइड करता है, कैपिटल R को। तो इस तरह से संयोजन की बातें कंप्लीट हुई है। 2 टॉपिक जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएंगे। इसी के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और काम चल गया। ओके, थैंक यू बच्चों।